कंपाउंड माइक्रोस्कोप। छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, उनको बड़ा करके देखने के लिए हम जो डिवाइस काम में लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम दो लेंस यूज करेंगे। पहले लेंस का काम ये रहेगा, जो ऑब्जेक्ट की तरफ रहेगा, ऑब्जेक्ट के पास में जो लेंस होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। और जिधर से हम देखेंगे, है ना, इमेज को देखेंगे, उधर एक और लेंस होगा जिसको हम बोलते हैं आई लेंस। दो लेंस हम इसमें यूज करेंगे। एक होगा ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, एक होगा आई लेंस जो आई की तरफ होगा, जिधर से हम देख रहे होंगे। फिर ऑब्जेक्टिव लेंस इसमें छोटा होता है। जो माइक्रोस्कोप अभी हम लोग स्टडी करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा वो साइज में छोटा होगा और जो आई लेंस होगा वो कंपेरेटिवली साइज में बड़ा होगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस का काम ये होगा कि ऑब्जेक्ट की एक इमेज को बनाना, है ना, उस इमेज को फिर वापस से आई लेंस प्रोसेस करेगा, उसकी वापस से इमेज बनाएगा और वो इमेज मैग्नीफाइड होगी, बड़ी इमेज मिलेगी। कुछ मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस करेगा और कुछ मैग्नीफिकेशन आई लेंस करेगा और इससे हमें एक बड़ी इमेज आपको दिखाई देगी। मतलब दोनों लेंस मिलके किसी छोटे ऑब्जेक्ट को ज़्यादा बड़ा, मतलब ज़्यादा बड़ी इमेज उसकी बना देते हैं, जिससे हमको छोटा सा ऑब्जेक्ट बड़ा होके दिखाई देता है, मतलब जूम होके दिखाई देगा। तो प्रोसेस किस टाइप से है, स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है सबको। ये मान लो कि एक प्रिंसिपल एक्सिस है जिसके ऊपर हमने एक लेंस को रखा हुआ है और ये जो लेंस है ये है ऑब्जेक्टिव लेंस। कौन सा लेंस है ये? इसका मतलब मैं इसको ऑब्जेक्ट की तरफ रखूंगा। ध्यान से समझते जाना, अभी याद हो जाएगा डायग्राम। ये है ऑब्जेक्टिव लेंस और इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है इसको मैं बोल देता हूं O1। ठीक है। इसका फोकस मान लो ये है, ये इसका फोकस है, FO लिख देते हैं इसको। दोनों साइड में बराबर डिस्टेंस पे फोकस होता है तो यहाँ पे भी हम FO मार्क करेंगे। तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस के दोनों साइड में इक्वल डिस्टेंस पे क्या होगा? इसका फोकस होगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमें फोकस के इधर रखना है, मतलब फोकस और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे रखना है, ताकि उसकी एक रियल इमेज लेंस के दूसरी साइड में बने और उस इमेज को फिर आई लेंस जो आगे रखा हुआ होगा वो उसको मैग्नीफाई कर पाए। ठीक है ना। इमेज किधर बननी चाहिए? लेंस के दूसरी साइड में, उधर नहीं बनेगी, इधर इमेज बननी चाहिए, ताकि उस इमेज को ऑब्जेक्ट मानते हुए आई लेंस वापस से एक और इमेज बनाए जो मैग्नीफाइड हो। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को सपोज करो मैंने यहाँ पे रखा, ये है ऑब्जेक्ट AB। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो एक लाइट रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस के ऊपर इंसिडेंट करते हैं। रिफ्रैक्शन के बाद में ये कहाँ से पास होगी? फोकस से। रूल हमको याद है, ये फोकस से पास होनी चाहिए। और दूसरी लाइट रे हम ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर इंसिडेंट करेंगे और ये विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास हो जाएगी। अब यहाँ पे ये दोनों लाइट रे जो A पॉइंट से चली हैं, ये दोनों लाइट रे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? इस वाले पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे A पॉइंट की इमेज बनेगी जिसको हम A' बोलेंगे और B पॉइंट की जो इमेज बनेगी उसको हम B' बोलेंगे। और वो कहाँ पे बनेगी? तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी। तो इसके लिए हम A' वाले पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाएंगे, मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये वाला जो पॉइंट आपको मिलेगा इसको हम क्या बोलेंगे? B'। तो ये इमेज होगी A' B'। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड है, मतलब उल्टा इमेज दिखाई देगी आपको। ठीक है। यहाँ पे इमेज क्या हो गई? इन्वर्ट हो गई। कितना डिस्टेंस पे इमेज बन रही है? तो मान लो कि ये वाले जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है इसको हम बोल देते हैं UO। ओ मैं इसलिए लगा रहा हूँ हर बार क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं और इमेज यहाँ पे बन रही है। इमेज की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? V। तो उसको VO लिख देंगे यहाँ पे। समझ में आया क्या? ये इतनी बात समझ में आई सबको? यहाँ तो कोई डाउट? ठीक है। अब ये जो इमेज बनी है इसकी वापस से इमेज बनाएगा दूसरा लेंस जिसको हम क्या बोलेंगे? आई लेंस, जिधर से हमको देखना है। ये ऑब्जेक्ट था तो ये वाला लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस, इधर एक और लेंस रखेंगे। अब वो जो इमेज बनेगी, एक तो उसको मैग्नीफाई करना है अपना टारगेट का, एक तो वो बड़ी बननी चाहिए। दूसरा टारगेट ये है कि हमको क्लियर भी दिखाई देनी चाहिए। तो उसके लिए हमने पढ़ा था सिंपल माइक्रोस्कोप में कि अगर हम लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं और इमेज को D डिस्टेंस पे बनाते हैं तो इससे हमें एक मैग्नीफाइड और क्लियर इमेज दिखाई देती है। ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा सेटअप करना है, इस तरीके से उस लेंस की पोजीशन को एडजस्ट करना है कि ये जो इमेज बनी है जो उस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, ये इमेज उस लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए। तो लेंस मान लो मेरे पास ये लेंस है तो मैं इसको आगे पीछे करके इस तरीके से सेट करूंगा कि इसका जो फोकस होगा वो इस इमेज के दूसरी साइड में चला जाए, ताकि ये इमेज कहाँ आ जाए? उस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं पे आ जाए। जैसे देखो यहाँ पे सपोज करो मैंने उस दूसरे लेंस को रखा, ये है दूसरा लेंस, ये साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है भाई, इसको हम क्या बोलते हैं? आई लेंस। ठीक है। ये साइज में इससे बड़ा होगा। ठीक है।
ये जो आई लेंस है इसका ऑप्टिकल सेंटर है O2 और इसका फोकस है, सपोज करो ये वाला पॉइंट, ये है FE, है ना। FE मतलब आई लेंस का फोकस। अच्छा, जितना डिस्टेंस पे इधर फोकस होगा लेंस के दूसरे साइड में भी उतना ही डिस्टेंस पे फोकस रहेगा। तो जितना ये वाली डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस आपको इधर भी लेनी है फोकस की। तो ये प्रॉपर डायग्राम बनाने के लिए जरूरी है कि आप डिस्टेंसेस दोनों साइड में क्या करो, इक्वल रखो, नहीं तो क्या है डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, सही नहीं बनेगा। तो ये हमने लेंस को इस तरीके से एडजस्ट किया कि इसका जो फोकस है वो इस इमेज से थोड़ा आगे चला गया। मतलब ये जो इमेज बनी है जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई है, ये इस आई लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे आ गई। ठीक है, अब हमको लेंस को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि इस ऑब्जेक्ट की, इसके लिए तो ये ऑब्जेक्ट ही एक तरह से, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बने, डी डिस्टेंस पे, ताकि क्लियर दिखे हमको। ठीक है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा इधर उधर एडजस्ट कर लेते हैं इसको, और उसके बाद में क्या करेंगे, इमेज बनाएंगे। तो अब देखो इमेज कैसे बनेगी, अब ध्यान से समझना। यहाँ पे मैंने एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट की। ये जो ऑब्जेक्ट का एक तरह से ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए डैश बी डैश है, तो ए डैश से एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट की। ये रिफ्रैक्शन के बाद में कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। एक और लाइट रे लेंगे जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देंगे और ये विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास हो जाएगी। अब ये दोनों लाइट रे अगर मैं इधर ऑब्जर्वर बन के देख रहा हूँ तो ये मुझे दोनों लाइट रेज आगे कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब कहाँ पे मिलेंगी, तो आगे तो कहीं मिल ही नहीं सकती है। देखो दोनों डाइवर्ज होती जा रही हैं, अगर दूर होती जा रही हैं तो इसका मतलब ये आगे कहीं नहीं मिल सकती। तो जब मैं इधर से देखूंगा या कोई भी ऑब्जर्वर इधर से देखेगा तो उसको ये दोनों लाइट रेज पीछे कहीं, पीछे किसी पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी। कौन सा पॉइंट होगा वो, तो इन दोनों लाइट रेज को हम बैक ट्रेस करते हैं। देखो ये वाली लाइन है, इसको इस वाली लाइट रे को बैक ट्रेस किया, फिर इस वाली लाइट रे को भी बैक ट्रेस करो, और ये जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगी, है ना, जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे आपको किसकी इमेज मिलेगी, ये जो ए डैश है इसकी इमेज मिलेगी, उसको हम बोलेंगे ए डबल डैश। समझ में आया क्या, इन दोनों लाइट रेस को बैक ट्रेस किया, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे आपको इमेज मिलेगी, उसको क्या बोलना है, ए डबल डैश। और बी डबल डैश कहाँ होगा, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ये वाला पॉइंट होगा बी डबल डैश। देखो ये वाली जो डिस्टेंस है जहाँ पे इमेज बनी है ये कितनी होनी चाहिए, डी डिस्टेंस, या 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस होनी चाहिए, क्योंकि ये 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जब इमेज बनाओगे तो इधर से हम जब देखेंगे इस इमेज को तो हमें क्लियर भी दिखेगी और मैग्नीफाइड तो हो ही रही है। देखो ऑब्जेक्ट कितना छोटा था, ये ऑब्जेक्ट था, और इसकी इमेज देखो कितनी बड़ी दिखाई दे रही है, ए डबल डैश बी डबल डैश, मतलब ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो काफ़ी मैग्नीफाइड हो चुकी है, बड़ी इमेज आपको दिखाई देगी, क्लियर भी दिखेगी क्योंकि हमने उसको डी डिस्टेंस पे बनाया है। समझ में आया क्या, ठीक है। अब हमको इसमें ये कैलकुलेट करके देखना है कि इस लेंस का मतलब इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन कितना है, और कौन सा मैग्निफिकेशन हम कैलकुलेट करते हैं इसके लिए, एंगुलर मैग्निफिकेशन। फॉर्मूला बताया था ना आपको, एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, एंगुलर मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू एंगल मेड बाय द इमेज एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस डिवाइडेड बाय एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। बीटा अपॉन अल्फा इसको हमने लिखा था। बीटा कौन सा एंगल होगा, तो इमेज के टॉप पॉइंट को, ये है फाइनल इमेज, इमेज के टॉप पॉइंट को किससे मिला दो, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, इमेज के टॉप पॉइंट को लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे मिलाओगे तो ये वाला जो एंगल बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा। और अल्फा कौन सा एंगल होगा, तो ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट को लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे मिलाओ। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम जब भी माइक्रोस्कोप के लिए, चाहे वो सिंपल माइक्रोस्कोप हो या कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, इनके लिए मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे मानते हैं अपन, लेंस से डी डिस्टेंस पे, मतलब जहाँ पे इमेज बन रही होती है उसी लाइन के ऊपर हम उसको शिफ्टेड मानते हैं, उसी के ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं ताकि हमको थोड़ा सा प्रॉपर रिजल्ट मिले, आप ये कह सकते हो। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ की बजाय आपको यहाँ पे कंसिडर करना है, मतलब जहाँ पे इमेज बन रही है, या ये भी बोल सकते हो कि इस लेंस से डी डिस्टेंस पे हमको ऑब्जेक्ट को एज्यूम करना है। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, ये है ऑब्जेक्ट सी बी डबल डैश, सी बी डबल डैश को हम ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। फिर ये जो ऑब्जेक्ट है इसके टॉप पॉइंट को अगर आप लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मिलाओगे तो अब जो एंगल आपको मिलेगा ये वाला एंगल, इसी को हम क्या बोलेंगे, ये अल्फा एंगल होगा। यहाँ पे आया क्या समझ में, अल्फा एंगल भी मिल गया, बीटा एंगल भी मिल गया अपन को। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि जो एंगल्स है वो बहुत छोटे हैं, जितने भी एंगल्स बनेंगे उनको हम छोटा कंसिडर करेंगे। तो अगर बीटा और अल्फा काफ़ी स्मॉल एंगल्स हैं तो इनको आप क्या लिख सकते हो, tan बीटा और tan
अल्फा लिख सकते हो, इसमें कोई परेशानी। स्मॉल एंगल्स के लिए बीटा को टेन बीटा और अल्फा को टेन अल्फा लिखा जा सकता है। अब क्या करना है, तो टेन बीटा और टेन अल्फा की वैल्यू यहाँ पे डायग्राम से उठा के पुट करनी है। ठीक है, डायग्राम से कैसे पुट करोगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मुझे टेन बीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो मैं इस वाले ट्राइंगल को देख रहा हूँ, ये है ए डबल डैश बी डबल डैश ओ टू, दिखाई दिया क्या सबको, ए डबल डैश बी डबल डैश ओ टू, ये वाला जो बड़े वाला ट्राइंगल है इसमें ये वाला एंगल कितना है, बीटा। तो टेन बीटा क्या होगा, तो एंगल के सामने ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, तो क्या लिखेंगे, टेन बीटा इक्वल्स टू ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन बी डबल डैश ओ टू। समझ में आया क्या, तो यहाँ पे हम लिखेंगे m इक्वल्स टू टेन बीटा की वैल्यू है a डबल डैश बी डबल डैश अपॉन बी डबल डैश ओ टू, ठीक है, डिवाइडेड बाई टेन अल्फा। अब टेन अल्फा यहाँ पे इस छोटे वाले ट्राइंगल से देख लो, इसमें एंगल अल्फा है ये, ठीक है, टेन अल्फा क्या होगा बताओ, सी बी डबल डैश अपॉन बी डबल डैश ओ टू, सी बी डबल डैश अपॉन बी डबल डैश ओ टू। कौन सी चीज़ कैंसिल होगी, ये जो बी डबल डैश ओ टू है ये दोनों में कैंसिल। ठीक है, तो आंसर क्या बना, m इक्वल्स टू हम लिखेंगे ये a डबल डैश बी डबल डैश अपॉन सी बी डबल डैश। अच्छा, सी बी डबल डैश किसके बराबर है, ए बी के बराबर ही है, तो इसको आप ए बी भी लिख सकते हो, मतलब इसको हम लिख सकते हैं a डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी। समझ में आई, तो ये फाइनल एंगुलर मैग्निफिकेशन अपने पास आ गया। अभी लेकिन हमको ये नहीं पता चला कि अगर दोनों लेंस का अगर रोल अगर देखा जाए कि इस फॉर्मूले के अंदर दोनों लेंस का रोल क्या, मतलब किसने कितना मैग्नीफाई किया इमेज को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा सा एक कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसमें देखो, मैं इसको ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, जो अपने पास आंसर आया इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई करूंगा और ए डैश बी डैश से ही डिवाइड करूंगा। देखो मैंने ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ए डैश बी डैश एक तो इसके साथ लिख दिया और एक इसके साथ लिख दिया। पहले ये क्या था, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी था, तो ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, अगर मैं इस पहले वाली टर्म को देखूँ यहाँ पे जो है ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, ये क्या चीज़ है यहाँ पे, तो ये जो सेकेंड लेंस है ना आई लेंस, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ए डबल डैश बी डबल डैश, और इसके लिए इमेज कौन है, इमेज है ए डबल डैश बी डबल डैश। देखो इसके लिए ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश और इसके लिए इमेज कौन है, ए डबल डैश बी डबल डैश। समझ में आया क्या, और हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ए डबल डैश बी डबल डैश यानी साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश यानी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर द आई लेंस। आई लेंस के लिए ये चीज़ लिखी हुई है, मतलब ये क्या चीज़ है, ये तो हमने पहले पढ़ रखा है, ये क्या चीज़ होती है, साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या होता है ये, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं इसको। इसका मतलब यहाँ पे ये जो अपने पास आया ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, इसको हम आई लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन एम ई बोल सकते हैं। समझ में आया क्या, इसलिए मैंने इसको रीअरेंज किया है। और ए डैश बी डैश अपॉन ए बी क्या है, तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस को देखो, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ए बी, इसके लिए इमेज कौन है, ए डैश बी डैश, इसने यही तो इमेज बनाई है। तो साइज ऑफ द इमेज यानी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, एम ओ लिखेंगे इसको। बात समझ में आई क्या, तो यहां से हमको ये सिंपली दिखाई दे रहा है कि जो टोटल मैग्निफिकेशन हुआ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, वो आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस के मैग्निफिकेशन के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। मतलब अगर ऑब्जेक्टिव लेंस किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को 5 गुना बड़ा करता है, ठीक है, फिर आई लेंस उस इमेज को अगर 10 गुना बड़ा करता है, तो टोटल मैग्निफिकेशन कितना मिलेगा, 5 इंटू 10 यानी कि 50 टाइम्स बड़ी इमेज आपको दिखाई देगी। मतलब ऐसा नहीं कि एक सिंगल लेंस यूज़ किया तो उससे 10 गुना बड़ा दिखता है अपन को, दूसरा लेंस यूज़ किया आई लेंस उससे 5 गुना बड़ा दिखता है, तो दोनों को कंबाइन करके आप जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाओगे तो उससे आपको टोटल मैग्निफिकेशन कितना मिलेगा, 10 + 5 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, 10 × 5। इसका मतलब आपको 50 गुना बड़ी इमेज दिखाई देगी। और अगर एक लेंस और लगा दो इसके सामने जिसका मैग्निफिकेशन 10 हो, तो ये उसको 10 टाइम्स और बढ़ा देगा। अगर 50 गुना बड़ी इमेज इन दोनों लेंस से मिल रही है और एक और लेंस सामने लगा दिया जिसका मैग्निफिकेशन है 10, तो मल्टीप्लाई करो 10 से, तो 500 गुना बड़ी इमेज दिखेगी। लेकिन एक लॉस होगा, कौन सा लॉस, जितने ज़्यादा लेंस यूज़ करोगे इमेज उतनी ही डल होती जाएगी, क्योंकि हर एक लेंस क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, थोड़ा थोड़ा एनर्जी, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। इस वजह से हमको क्या होगा, इमेज डल सी दिखाई देगी, थोड़ी सी हल्की सी धुंधली सी, मतलब
उतना क्लियरिटी नहीं आएगी, ब्राइटनेस नहीं आएगी, जिसको बोलते हैं ना ब्राइट इमेज बन रही है, ब्राइट इमेज नहीं बनेगी, डल इमेज बनेगी। तो दो ही लेंस नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं और इस तरीके से मैग्नीफिकेशन आपको मिलता है। अब यहाँ पे मैं इनकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ ताकि फाइनल फॉर्मूला अपने पास आ जाए। m इक्वल्स टू हम लिखेंगे, पहले मैं एम ओ की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ये कौन सा लेंस है? ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसका जो मैग्नीफिकेशन है, लीनियर मैग्नीफिकेशन, उसका फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू v अपॉन u। याद है क्या? लेंस के लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला था m इक्वल्स टू, इसके लिए लिख रहा हूँ m इक्वल्स टू v अपॉन u। लेकिन यहाँ पे v तो क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में चल के इस डिस्टेंस को मेजर करोगे, तो v को मैं vo लिख देता हूँ जो कि पॉजिटिव रहेगा। लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी? नेगेटिव। उल्टा चल के मेजर करोगे तो uo क्या होगा यहाँ पे? नेगेटिव। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका मैग्नीफिकेशन कितना मिला बताओ? एम ओ इक्वल्स टू माइनस वी ओ अपॉन यू लिख सकते हो उसको कंबाइंडली। तो एम ओ की वैल्यू अपने पास आ गई। अच्छा, एम ई क्या होगा? आई लेंस के लिए अगर आप गौर करोगे, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आई लेंस के लिए स्पेशल केस बन रहा है। क्या स्पेशल केस है? इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। और इमेज कहाँ पे बना रहे हो? डी डिस्टेंस पे। ये केस हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं सिंपल माइक्रोस्कोप वाले केस में, और उसमें मैग्नीफिकेशन कितना मिला था? याद करो, 1 प्लस डी अपॉन एफ। याद है क्या? 1 प्लस डी अपॉन एफ। अब ये कौन से लेंस के लिए लिख रहा हूं मैं? आई लेंस के लिए। तो यहाँ पे फोकल लेंथ किसकी लेनी है? आई लेंस की लेनी है। और डी यहाँ पे 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा, ये तो फिक्स है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम एम ई की जगह पुट कर देंगे। तो फाइनल आंसर क्या बना? एम इक्वल्स टू, बताओ, एम ओ की वैल्यू मैं पहले पुट कर रहा हूँ माइनस वी ओ अपॉन यू ओ, इनटू क्या कर दूँ? 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये अपने पास में फाइनल आंसर आ गया। तो इतना मैग्नीफिकेशन हमको मिल रहा है अभी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से टोटल मैग्नीफिकेशन कितना होगा? एम इक्वल्स टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि इन दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, बता सकते हो क्या? दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब, है ना, ये आपको कई बार पूछ लेते हैं। लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब, देखो इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये वाला जो लेंस है इससे कितना डिस्टेंस पे इमेज बनी थी? ये वीओ। और ये जो इमेज है ये इस आई लेंस के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? यू ई बोल सकते हैं क्या? और इन दोनों डिस्टेंस को वी ओ और यू ई को हम जो लेंस फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लो कि ऑब्जेक्टिव लेंस से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा, इसकी फोकल लेंथ इतनी है, तो आप क्या ये वी ओ कैलकुलेट कर सकते हो? फॉर्मूला कौन सा है? 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो वी ओ निकाल लेंगे। फिर इसके लिए हमको ये बताया कि डिस्टेंस, इमेज कितना डिस्टेंस पे बनी है, ये पहले से पता है 25 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ अगर पता चल जाए तो क्या यू ई कैलकुलेट किया जा सकता है? यू आपको कैलकुलेट करना है, वी आपको दे रखा है, फोकल लेंथ भी दे रखी है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो वी ओ प्लस यू ई, वी ओ प्लस यू ई, ये क्या होगा? लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब के बराबर होगा। तो एल इक्वल्स टू हम लिखेंगे क्या है ये? वी ओ प्लस यू ई। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। अगर आपको लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब पूछा जाए, ठीक है, तो आंसर क्या होगा? एल इक्वल्स टू वी ओ प्लस यू ई। इसमें साइन कन्वेंशन मत लगा देना, ये तो सिंपल डिस्टेंस मेजर कर रहे हो आप। कहीं आप सोचो कि सर ये डिस्टेंस पॉजिटिव, फिर ये उल्टा मेजर कर रहे हैं तो ये नेगेटिव, माइनस मत कर देना। क्योंकि क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये सिर्फ डिस्टेंस पूछी जा रही है कि कितना डिस्टेंस, कितना दूर रखा है उनको। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हमको इनका मैग्नीट्यूड लिखना है। वी ओ कितना आएगा, यू ई कितना आएगा, उनको सॉल्व कर लेंगे, फिर जो भी आएगा उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए जैसे यहाँ पे यू ई नेगेटिव आएगा जब सॉल्व करोगे, वी ओ तो पॉजिटिव आएगा लेकिन यू ई नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा इस लेंस के लिए, तो वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो वहाँ पे नेगेटिव पुट करना नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू ही। जैसे 10 सेंटीमीटर आ गया तो 10 पॉजिटिव सिंबल के साथ में पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देख लो यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, कई बार पूछा जाएगा कि ये जो लेंस है कौन सा लेंस है? ये ऑब्जेक्टिव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस तो है लेकिन इसको हमने अभी क्या बोला? ऑब्जेक्टिव लेंस बोला। तो ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसको छोटा क्यों लिया है? क्वेश्चन क्या है? बड़ा भी तो ले सकते थे, क्या परेशानी है उसमें? इतनी जगह नहीं होती क्या हमारे पास? एक चीज और बता दूं आपको कि यहाँ पे दोनों लेंस होते हैं ना माइक्रोस्कोप ट्यूब के अंदर, वो फिक्स होते हैं दोनों। आपने देखा कभी माइक्रोस्कोप? अगर आप
बायो वाली लैब में कभी गए हो तो इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट, ये देखो ऐसा सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ पे एक टेबल होती है जिसके ऊपर ये फिक्स होता है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। और इस इधर से अपन देखते हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है और ये दोनों लेंस होते हैं ना, ये फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस फिक्स होती है नॉर्मली। जो डिस्टेंस वेरी करती है ना वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वेरी करती है, कभी तो इसको यहाँ रख देंगे, थोड़ा इधर रख देंगे, थोड़ा इधर रख देंगे। मतलब ये जो छोटी सी एक टेबल टाइप होती है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा जाता है, जैसे आप किसी मकोड़े को देख रहे हो, इससे किसको देख रहे हो, हाँ, तो वो मकोड़ा यहाँ पे रखा जाएगा। ये देखो ये मकोड़ा है अपना, तो यहाँ पे जो मकोड़ा रखा है उस मकोड़े की मैग्नीफाइड इमेज हमको देखनी है, तो उसकी पोजीशन ऊपर नीचे करके इस टेबल को एडजस्ट करके सेट की जाती है। तो क्या चीज चेंज करते हो, यूओ चेंज करोगे, और यूओ चेंज होगा तो वीओ चेंज होगा, वीओ चेंज होगा तो ये इमेज इस लेंस के फोकस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इधर उधर वेरी करेगी। तो इसको एडजस्ट अपन इस लेंस को नहीं करते नॉर्मली, ये दोनों लेंस फिक्स होंगे, इनको पहले से एडजस्ट किया हुआ होता है, बस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे करके सेट कर लेंगे कि कहाँ पे हम अपन को क्लियर दिखाई दे रहा है। जहाँ पे क्लियर दिखेगा वही डिस्टेंस क्या होगी, डी डिस्टेंस होगी, क्योंकि डी डिस्टेंस पे अपन को क्लियर दिखता है। ठीक है, तो इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि माइक्रोस्कोप के अंदर ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसको छोटा क्यों लेते हैं अपन, 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ये आपका। तो इसका रीजन है फील्ड ऑफ व्यू इंक्रीज करने के लिए। अब ये याद रखना है फील्ड ऑफ व्यू क्या चीज़ होती है। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब है कि जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो उसका बड़ा एरिया आपको जूम होके दिखाई देना चाहिए लेंस में। ऐसे नहीं कि आप मकोड़े को देख रहे हो उसका सिर ही दिखाई दे रहा है इतना बड़ा, पूरी बॉडी दिखनी चाहिए उसकी, है ना। ये मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा उसमें दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको जूम तो होके दिखाई दे रहा है लेकिन उसका छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है, तो फिर तो काम का ही नहीं हुआ ना। वो माइक्रोस्कोप पे आपको जो ऑब्जेक्ट आपने रखा वो पूरा बड़ा दिखना चाहिए। मतलब फील्ड ऑफ व्यू इसको बोलते हैं कि फील्ड ऑफ व्यू मतलब जो देखने वाला व्यू है ऑब्जेक्ट का वो बड़ा होना चाहिए। मतलब फील्ड ऑफ व्यू मतलब वो एरिया जो आपको दिखेगा माइक्रोस्कोप से वो बड़ा करने के लिए हम ऑब्जेक्टिव लेंस को हमेशा छोटा लेंगे। और दोनों की फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, फोकल लेंथ की तो यहाँ पे फॉर्मूले में तो एक की आ रही है, वैसे दोनों की फोकल लेंथ वैसे स्मॉल होनी चाहिए। दोनों की फोकल लेंथ कम होने से फायदा क्या होगा, दोनों लेंस की पावर ज़्यादा होगी। भाई फोकल लेंथ कम होने से क्या होता है, फोकल लेंथ पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और जितना पावरफुल लेंस होगा वो उतना ही ज़्यादा इमेजेस को बड़ा कर पाता है, बड़ा जूम कर पाता है, ज़्यादा हमको बड़ी इमेज दिखा पाता है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ दोनों लेंस की छोटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव लेंस हमेशा छोटा होना चाहिए साइज में, ये भी याद रखना है। और बाकी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर ही लेंगे। अगर आपको मैग्नीफिकेशन पूछा जाता है, एक चीज़ और है लास्ट कि ये फॉर्मूला है, इसमें मैंने साइन कन्वेंशन ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। अगर इस पर कोई न्यूमेरिकल आता है कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसका मैग्नीफिकेशन बताओ, तो आपको वी ओ यू ओ डी एफ ई इनकी किसी की भी वैल्यू सिंबल के साथ पुट नहीं करनी है। क्या नहीं करना है, सिंबल के साथ वैल्यू पुट नहीं करनी है। नोट्स में लिख लेना कि इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज ऑलरेडी सिंबल के साथ में लिखी हुई हैं। ये माइनस क्यों आया है यहाँ पे, ये एम ओ इंटू एम, ये तो पॉजिटिव वैल्यू थी, माइनस क्यों हो गया, क्योंकि सिंबल के साथ में वैल्यू पुट करी। तो ऑलरेडी वैल्यूज आप सिंबल के साथ पुट कर चुके हो। जब आप लिख लो इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हम, हाँ लिख लो, ऐसा क्या दिक्कत है, आपको याद रहना चाहिए, नीचे लिख लो नोट लगा के, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हम इस फॉर्मूले के अंदर ऐसा एरो लगा के लिख दो, हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज विदाउट सिंबल पुट करेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करनी है, सिंबल हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। ठीक है, ऐसा लिख लो। हाँ, ये और है कि देखो यहाँ पे हमेशा माइक्रोस्कोप से और टेलीस्कोप पढ़ोगे आप आगे, उन सब में हमेशा इन्वर्टेड इमेज दिखाई देती है। कैसी इमेज मिलेगी, हमेशा इन्वर्टेड। तो अगर इमेज को सीधा करना है तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को उल्टा रख देंगे। कौन बोल रहा है ये, नहीं बिल्कुल सही बोला उसने, अरे यही करते हैं। अब मकोड़ा है उसको रखा आपने, अब उल्टा दिख रहा है तो उसको उल्टा रख दो तो सीधा दिख जाएगा, वो यही करते हैं। ऑब्जेक्ट को उल्टा रखेंगे तो वो सीधा दिखेगा, सीधा रखोगे तो उल्टा दिखेगा, हमेशा इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी। अरे सिंपल कॉमन सेंस यूज करेंगे इसमें, ऐसे थोड़ी कि सर एक काम करेंगे आगे एक लेंस और लगा देंगे उससे इन्वर्टेड इमेज बना लेंगे, तो उससे तो डल इमेज बनेगी ना। फिर ऐसा करना ही नहीं अपन को, ऑब्जेक्ट को उल्टा रख दो सीधा दिख जाएगा। ठीक है।